हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज फिर से हम लोग जो है लूसेंट का चौथा दिन यानी क्लास फोर्थ जो है हम लोग लेकर के आए हैं। सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आज 3 दिन लूसेंट हम लोग का समाप्त हो चुका है, आज चौथा दिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी देते चलते हैं कि कुछ दिन पहले से जो है ट्विटर पे अभियान चलाया जा रहा था एनटीपीसी एग्ज़ाम लेने के लिए, और वो एग्ज़ाम का डेट जो है जारी कर चुका है। यानी 23, 24, 26, 27, 28 से ले 31 तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सरकार। यानी रेलवे जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28, 29 और 30 इस डेट में जो है अपना एग्ज़ाम करवाएगी। तो आपके लिए खुशखबरी है। यानी इसके लगे हुए जो है इस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है अगस्त में संभावित है कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीके का भी उसमें मार्किंग रहता है एनटीपीसी में। तो हम लोग का 1, 2, 3 क्लास ख़त्म हो चुका है और आज चौथा क्लास को हम लोग और आए हैं। इसमें 6-7 पेज जो है हिस्ट्री से इसी प्रकार को इसी क्रम में हम लोग चलेंगे चौथे क्लास की ओर। ठीक है, और चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं कि महाभिनिष्क्रमण को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण को बौद्ध धर्म में जो है गृह त्याग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह त्याग कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण को बौद्ध धर्म में गृह त्याग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह त्याग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3 चीज़ होता है। एक महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण को बौद्ध धर्म में गृह त्याग कहा जाता है, और एक है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन को उपदेश दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन तो उपदेश होता है। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु होता है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे संबंधित जो भी आगे क्वेश्चन होगा सब हम लोग का जो है आ जाएगा। चलिए, बौद्ध धर्म के पहले हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, पहला क्वेश्चन आपको आएगा, VVI क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, यानी एशिया की रोशनी, एशिया की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कल हम लोग क्या पढ़े थे? महावीर के बारे में। महावीर का जन्म 540 में हुआ था और 468 में मर गए थे। हम लोग आज पढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु में। इनका पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम जो था सूर्योधन था। सूर्योधन, पिता का क्या नाम था? सूर्योधन। ठीक है, माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था माया देवी। माता का क्या नाम था? माया देवी। माता का नाम माया देवी। ठीक है, इनका जो है लालन पालन जो है सौतेली माँ करती थी, गौतमी प्रजापति करती थी। इनका बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है पूछा कितना साल में हुआ? 16 साल की अवस्था में हुआ था। किसके साथ? यशोधरा, यानी इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, इनका पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध जब सैर पे निकले तो 4 व्यक्ति को देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी को देखे थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जब 29 वर्ष की अवस्था में जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे। ठीक है, गृह त्याग के बाद जो है वो जब घर छोड़े उसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने घर छोड़ने का व्यवस्था जो है क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ, यानी जिसको बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वैशाली के अलार कलाम में एक सांख्य दर्शन शिक्षा लिया। यानी पूछेगा कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनका प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम इनका प्रथम गुरु थे। अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहला गुरु कौन थे? प्रथम गुरु
प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, प्रथम गुरु अलार कलाम। अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुर से शिक्षा लिया था। यानी पहला गुरु बोलेगा तो अलार कलाम में, दूसरा रुद्रकरामपुर। इनके बारे में कहा जाता है ऐसा कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए। उसके बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है रात में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया था। बोले किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने कौशल जो है उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश बोलेगा तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, ये सब थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में जो है 483 ईसा पूर्व में जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध धर्म में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे है बौद्ध धर्म से, एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इनसे इम्पोर्टेंट कुछ और है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, इनका जो जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? तो चीनी कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो इनका तिथि निर्धारित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक, या बोलेगा कि जो है त्रिपिटक बोले, विनय पिटक बोले, सूत्र पिटक बोले, अभिधम्म पिटक से, तो सब किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंत में पिटक लग गया वो संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित। तीनों पिटकों जो है किस भाषा में था? पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या थे? अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनीश्वरवादी है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध भगवान ने कहा था बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांटा गया है, बुद्ध धर्म और संघ। कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, बुद्ध धर्म और संघ। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए तीनों का हम लोग क्रम एक बार देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, 4 गो बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध धर्म में कितना संगीत हुआ था? 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 बौद्ध संगीत हुआ है, 1, 2, 3 और 4। पहला बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, चौथा हुआ था 100 ईसा पूर्व में। पहला जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन। ठीक है, अब बताइए पहला जो हुआ था, पहला के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरा के अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। सवाकामी। तीसरा के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस्त। मोगलीपुत्तिस्त। चौथा के कौन थे? वसुमित्र। पहला शासनकाल किसका था? फर्स्ट में शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का। किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का था। अजातशत्रु का था। ठीक है, अजातशत्रु का था। दूसरा शासनकाल था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का। तीसरा शासनकाल था अशोक का और चौथा था कनिष्क का।
यानी 4 गो जो बौद्ध संगीति हुआ। पहला जो बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में शुरू हुआ। इसका अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा के अध्यक्ष कौन था? साबाकामी था। तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किया था? मौलिपुत्तिस किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 100 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र किया था। अब जो पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति, उसका शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा जो अध्यक्षता हुआ था उसका शासनकाल था कालाशोक का। तीसरा जो अध्यक्षता हुआ था उसका अशोक था। चौथा का कनिष्क था। इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कि अका अक, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, अका अक था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि तवांग मठ जो किस राज्य में स्थित है? बताइए सर, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है कि तवांग मठ जो है किस राज्य में स्थित है। तवांग मठ ऑप्शन दिया हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है बोध गया, चौथा है मैसूर। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। लद्दाख में क्या है? तो लद्दाख में 2 गो मठ है, एगो हेमिस मठ और एगो थिक्से मठ। लद्दाख में 2 गो मठ है, एगो हेमिस मठ और प्लस एक और का थिक्से मठ और हेमिस मठ, दोनों लद्दाख में है। बोध गया में क्या क्या है? तो बोध गया में आपका 2 गो है, बोधिमंडा मठ आपका कहाँ है? बोध गया में। बोधिमंडा मठ कहाँ है? बोध गया में। और मैसूर में कौन सा मठ है? तो नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? मैसूर में है, कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए एगो है, देखिए कन्फ्यूजन में, नाम ड्रालिंग मठ बोलेगा तो मैसूर कर्नाटक में, और एगो मिड्रालिंग मठ बोलेगा तो देहरादून में। मिड्रालिंग मठ बोलेगा तो देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बुद्ध भगवान से 1-2 और क्वेश्चन है जो हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पे है, तो बुद्ध भगवान से कुछ क्वेश्चन ये है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता है। बोला कि अनिश्वरवाद किससे संबंधित है? अनिश्वरवाद किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म और प्लस में जैन धर्म दोनों से संबंधित, ना कि सिर्फ बौद्ध धर्म से। ठीक है। उसके बाद बोले कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था? गंधार शैली में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का जो है निर्माण किस शैली में हुआ है? तो गंधार शैली में हुआ। किस शैली में? गंधार शैली में हुआ। बोले क्या जो है हिमाचल प्रदेश में 123 फीट का बुद्ध भगवान की मूर्ति बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म के संबंध में असत्य क्या है? बताइए, शैव धर्म के संबंध में गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। सही बात है, ऋग्वेद में जो है शिव भगवान के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया है। मतलब शिव भगवान को जो है ऋग्वेद में रुद्र देवता के नाम से जाना जाता है। ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि अथर्ववेद में शिव भगवान को भव, पशुपति, भूपति के नाम जानते हैं। एकदम सही बात है। अथर्ववेद में शिव भगवान को भव के नाम से, पशुपति के नाम से, भूपति के नाम से जाना जाता था। ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला जो है स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी सही, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सच है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो है संस्थापक है पुकुट कच्चाय नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जो है अनिश्चयवाद का जो है संजय बेटलीपुत्र है। इसका जो है क्या हो जाएगा? संजय। हम लिख देते हैं सबका एक बार, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 को पूछता ही है, चारों हम लिख देते हैं। चार को पूछता, चारों हम लिख देते हैं। जैसे पहला पूछेगा आपका आजीवक। दूसरा पूछेगा यदृच्छवाद। तीसरा पूछेगा भौतिकवाद। चतुर्थ पूछेगा अनिश्चयवाद। 4 को पूछेगा आजीवक, यदृच्छवाद, भौतिकवाद, अनिश्चयवाद। ठीक है। आजीवक क्या है? मखली पुत्र गोसाल। कौन है? मखली पुत्र गोसाल। इसका है आपका मखली पुत्र गोसाल।
ठीक है। यादृच्छवाद के है आचार्य अजीत, आचार्य अजीत। यादृच्छवाद के है आचार्य अजीत है। भौतिकवाद के है पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। अनिश्चयवाद के है संजय वेटलीपुत्र, संजय वेटलीपुत्र, ठीक है। चलिए शैव धर्म से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे आपसे पूछेगा कि शून्य संपादन लिंगायत मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, बोलेगा शिव धर्म के जो है एक फेमस पुस्तक क्या है, तो शून्य संपादने, शून्य संपादन लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि जिन्हें पाशुपत संप्रदाय शैव धर्मों का सर्वाधिक जो है प्राचीन संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय शैव धर्मों का, शैवों का प्राचीन जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन है, लकुलिस हैं। कौन थे, लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, एलोरा के जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल राजा राजराज प्रथम ने, एक और क्वेश्चन पूछा कि राजराज प्रथम ने ही जो है तंजौर के जो है प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर को ही क्या कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है, आओ आइए ज्योग्राफी की दुनिया में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपके सामने ऑप्शन है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर। तो ये ऑप्शन ये आपका चारों सही, आर्कटिक सागर से भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर आपका जो है आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, चुक्की सागर, यानी ऑल हो जाएगा, सभी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सभी से गुजरती है। वास्तव में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ठीक ना। तो ये चारों रेखा से गुजरती है। 1884 में वाशिंगटन में जो है, ठीक है, अमेरिका में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में जो है 180 डिग्री यामोत्तर तिथि रेखा का निर्धारण सबसे पहले हुआ था। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, ठीक है। आपसे यदि पूछेगा कि समय जोन जो है मानक समय, विश्व में कितना मानक समय है, तो विश्व में जो है 24 मानक समय है। कितना मानक समय है, विश्व में 24 जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है। पूछेगा कि प्रत्येक डिग्री जो है, प्रत्येक जोन जो है कितना डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेयन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। यदि आपसे पूछेगा कि भारत में जो है, भारत में ग्रीनविच कहाँ से गुजरता है, तो भारत में 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ग्रीनविच समय, ठीक है। यह ग्रीनविच टाइम 5.5 घंटा आगे होता है। कितना होता है, 5.5 घंटा जो है आगे होता है। अतः ग्रीनविच में जो है दोपहर के 12 बजे से, ग्रीनविच में यदि दोपहर के 12 बजे होगा तो भारत में शाम का कितना होगा, 5:30 बजे, यानी 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है, ठीक है। यदि पूछे कि ग्रीनविच है कहाँ, ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच एक जगह है जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भूपटल पर सिलिकॉन की प्रतिशत कितना है, बताइए। 46.60, 27.72%, 8.13। भूपटल या धरातल पर बोलेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ऑक्सीएलो, ऑक्सीएलो। ओ से हो गया ऑक्सीजन 46%, ऑक्सी, सी से हो गया सिलिकॉन 27.72%,
ए से हो गया एल्युमिनियम 8.13%, ला से हो गया लोहा 5%, ठीक है। तो ऑक्सी एलो इसका ट्रिक क्या है, ऑक्सी एलो इसका ट्रिक है, ऑक्स से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी सी से सिलिकॉन, ठीक है, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा 5% है, ठीक है। तो धरातल पे ही। उसके बाद यदि कैल्शियम पूछेगा तो 3.63%, ठीक है। उसके बाद सोडियम पूछेगा तो 2.83% है, ठीक है। पोटेशियम बोलेगा तो आपका 2.59% है, मैग्नीशियम बोलेगा तो 2.09% है। तो इस तरह से कुछ और भी चीज़ इसमें सब मिला हुआ शेष भाग में, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। जैसे आपका बोलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आगे हम लोग, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण होता है किसमें, बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण जो है किस चट्टान में होता है, बताइए। ऑप्शन है सीस्ट, ग्रेफाइट, नीस, सर्पेंटाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों में से क्या होगा आपका। बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण क्या है बताइए, बेसाल्ट चट्टान का जो है रूपांतरण क्या है, सिस्ट, क्या है, सिस्ट। बेसाल्ट चट्टान का क्या है आपका, सिस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। ग्रेनाइट का बोलेगा तो नीस, ग्रेनाइट का क्या है, ग्रेनाइट का नीस है, ग्रेनाइट का नीस, ग्रेनाइट का नीस। अच्छा, ग्रेनाइट का नीस लिखा गया है, कोई टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेनाइट का नीस, ठीक है। और बेसाल्ट का बोलेगा तो बेसाल्ट का सिस्ट हो गया। ग्रेनाइट का जो ग्रेफाइट का बोलेगा तो ग्रेनाइट की जगह ग्रेफाइट लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। B2 में सर्पेंटाइन बोलेगा आपको तो सर्पेंटाइन आपका ग्रेवो होगा, सर्पेंटाइन आपका ग्रेवो है, ठीक है। साइनाइट बोलेगा तो साइनाइट है, साइनाइट के साइनाइट है, याद रखिए, साइनाइट बोलेगा तो साइनाइट ही होगा इसका, ठीक है। ये सब आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ये सब जो है किस चट्टान के अंतर्गत आता है, तो आग्नेय चट्टान के रूपांतरण, इसे अनेक चट्टान के अंदर आता है, ठीक है। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने की जो विधि होता है वो आग्नेय चट्टान के रूप में आ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो है किस तरह की, हाँ कुछ और क्वेश्चन जो छूटा हुआ है हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक सेकेंड हम लोग पेज ले लेते हैं यहाँ से। चलिए जैसे बलुआ, अवसादी चट्टान के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बलुआ पत्थर बोलेगा कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्या है, तो बलुआ पत्थर का रूपांतरण है क्वार्टरजाइट, ठीक है। चूना पत्थर बोलेगा तो संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर। लिग्नाइट कोयला, एंथ्रोसाइट कोयला, ठीक है। सेल बोलता है, सेल को स्लेट, ठीक है। अवसादी चट्टान में क्या आता है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लामरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खरी आदि जो है अवसादी चट्टान के अंतर्गत है। अवसादी चट्टान कैसा चट्टान होता है, तो अवसादी चट्टान एक परतदार होती है, क्यों, क्योंकि इसमें वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क जो है फास्फेट कोयला एवं सीमेंट बनाने की जो है चट्टान बनाती है, ठीक है। एक होता है आग्नेय चट्टान, तीनों चट्टान के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय में क्या है, तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। जैसे ग्रेनाइट इसका उदाहरण है, बेसाल्ट आग्नेय का उदाहरण है, पेगमाइट, डायोराइट इसका एग्जाम्पल है, ग्रेबो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। आग्नेय के बाद आ गया आपका अवसादी, बता दिए। अवसादी के बाद जो है, चलिए ये सब स्थल मंडल है। बोला कि पृथ्वी की संपूर्ण जो बाहरी परत है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है वह स्थल मंडल कहलाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के कुल भाग पे कितना प्रतिशत स्थल है, तो पूरा पृथ्वी पर जो है स्थल आपका 29% है। कितना परसेंट, 29% आपका स्थल है। और जल का भाग आपका जो है कितना है, तो 71% आपका क्या है, जल है। बोलेगा कि पृथ्वी पर क्षेत्रफल और जल के प्रतिशत यदि पूछा जाए तो 3:7 है। ध्यान रखना है, रेशियो पूछता है।
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। ठीक है, जल का साम्राज्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो 61% भाग और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पे जो है जल का क्षेत्रफल है। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है 8,850 मीटर, लेकिन अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त का है, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर का है, 11,022 मीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अब आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी दो चीज़ आपका खत्म हो गया। अब आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ गया है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है गोवा है, असम है, सिक्किम है। क्वेश्चन है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की आय जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स या विविध आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला चीज़ पूछा जाए कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला पॉइंट नोट करिएगा कि उत्पादन लागत पर उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय है। चलिए उसके बाद जो है अगला है कि हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय चलिए तो पहला पॉइंट हम क्या बताएं कि उत्पादन लागत या उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय है। ठीक है, दूसरा हम क्या बताएं, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? तो भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है, सर्वाधिक योगदान तीसरा क्षेत्र से है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र से है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो है देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय बटा जो है देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान मतलब घटते क्रम में क्या है? तो सबसे पहले आएगा सेवा कर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा उद्योग, उसके बाद आएगा कृषि। ठीक है, गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक जानते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं सर, कि मुंबई में प्लान योजना कब आया था? बताइए, मुंबई में जो आया था प्लान योजना वो कब आया था? आपके सामने ऑप्शन 1940, 1945, 1950, 1938। मुंबई में प्लान योजना कब आया था? बताइए, बॉम्बे प्लान योजना या मुंबई योजना कब आया था? तो 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में जो है बम्बई में 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये 1944 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। पहला है 1934, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। क्या है पुस्तक उसका? प्लान्ड
इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक किसका है? तो एम विश्वेश्वरैया का पुस्तक है। इसमें लिखा गया है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में ही भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया है? 10 वर्षीय जो है कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या था? 1944। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? सर आरदेशिर दयाल थे। सर आरदेशिर दयाल थे। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तो तीसरा पॉइंट है कि 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। क्या बनाई? जन योजना बनाई। ठीक है, जन योजना बनाई। अगला ऑप्शन था 1950। 1950 ईस्वी में JP यानी जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना शुरू किया। सर्वोदय योजना शुरू किया था। ठीक है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं उपाध्यक्ष बोलेगा तो गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 15 अगस्त 2014 को जो है 2014 को योजना आयोग जो है समाप्त हो गया। इसके जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना ही लागू हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का जन्म जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। हरित क्रांति का जन्म जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में जन्म हुआ। किसका? हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में? तो हरित क्रांति का जन्म जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीनों पंचवर्षीय हम लोग देख लेते हैं। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से लेकर के 1956 तक था। क्या क्या इससे पॉइंट है? पहला पॉइंट किस मॉडल पर आधारित है? तो हैराल्ड जो है डोमर मॉडल पर आधारित है। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था में संतुलन। तीसरा पॉइंट, इस योजना में कृषि को जो प्राथमिकता दिया गया, इस योजना में किसका प्राथमिकता दिया? कृषि को। अगला पॉइंट, सफल योजना रहा। इसका लक्ष्य 2.1 था। लक्ष्य क्या था? 2.1, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6 प्राप्त हुआ। ठीक है। इस योजना के दौरान जो है कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में ही शुरू हुआ था। अगला पॉइंट इसे है कि इस योजना के सार्वजनिक जो है उद्योग विकास के लिए अपेक्षा जो है किया गया था। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो है लागू किया। इसी काल में सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम को जो 1952 में आया था, इसी काल में। चलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा 1956 से लेकर के 1961 तक सेकंड पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महान लोबिस मॉडल पे आधारित था। किस मॉडल पे? पीसी महान लोबिस मॉडल पे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना, अगला पॉइंट क्या था? इस योजना में देश के जीवन स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने का लक्ष्य था। इस योजना का लक्ष्य था 4.5% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 4.1, यानी घट गया। इसी योजना में जो है कुछ कंपनी लगाया गया। क्या क्या लगाया गया है? तो दुर्गापुर प्लांट, भिलाई, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगा। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई जो है रूस के सहयोग से लड़ा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जर्मनी के सहयोग से। ठीक है। अगला देखते हैं
अगला है आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना, तृतीय। तृतीय कब से का 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को क्या था, आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, इस योजना में जो है कृषि और उद्योग दोनों को दर्जा दिया गया था। कृषि पे भी बल दिया गया था और प्लस उद्योग पे भी बल, दोनों पे बल दिया गया था। इस योजना में एक कंपनी लगाया था 1964 में, कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, उस समय बिहार में था, अभी झारखंड में चला गया है। ठीक है, इस योजना में जो है, इस योजना को असफल हो गया था। क्यों, इसका मुख्य कारण था 1962 में जो है भारत और चाइना का युद्ध, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 2 युद्ध लड़ा गया और अभूतपूर्व जो है सूखा भी पड़ गया था। सूखा भी पड़ने से जो है हो गया था। हरित क्रांति के क्या था इसमें, भारत में हरित क्रांति जो है किस में आया, तो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना। भारत में हरित क्रांति के जनक बोलेगा तो कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन था। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में बोलेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में बोलेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगले क्वेश्चन के हम लोग आते हैं तरफ। भारत का 26वां राज्य कौन है, बताइए। चलिए, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, अब पॉलिटी की दुनिया में आइए। पॉलिटी आपका जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए, आंसर दीजिए कि भारत का 26वां राज्य कौन था। तो भारत का 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। भारत का 26वां राज्य कौन है, तो भारत का 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, महाराष्ट्र और प्लस में गुजरात 1 मई 1960 को बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 6 से छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उसके बाद 9 नवंबर को बना आपका 27वां राज्य उत्तराखंड। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। पहले देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश 1953 में बना। ठीक है, 53 के बाद 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र और प्लस में गुजरात 2 राज्य का गठन हुआ। 60 के बाद 1966 में आपका हरियाणा राज्य का गठन हुआ। 71 में आपका हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 72 में आपका 3 राज्य का गठन हुआ। 1972 में, जिसको हम लोग MMT कहते हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को तीनों राज्य गठन हुआ। उसके बाद 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। 1975 में। उसके बाद 1987 में 2 राज्य, गोवा प्लस में अरुणाचल प्रदेश, गोवा प्लस अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गोवा प्लस अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य गठन हुआ, गोवा प्लस में अरुणाचल प्रदेश। चलिए, उसके बाद जो है 75 और 87 हो गया। उसके बाद 87 में गोवा, फिर 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को जो है 9 नवंबर के उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड, और 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो ये सारा राज्य इसमें आपका सम्मिलित हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत किस में है, अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए आराम से। जैसे हम लोग जानते हैं 14 अनुच्छेद आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष जो है समानता, विधि के समक्ष क्या है, समानता। 15 में बोलेगा तो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव। ठीक है, 16 में बोलेगा तो लोक नियोजन। 16 में क्या है, लोक नियोजन। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, उसके बाद 19 में जानते हैं, 19 में ए में है, 19 के में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी में है शांतिपूर्वक जो है बिना हथियार के जो है
एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है कि किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। अपवाद में जम्मू कश्मीर था, वो भी अब खत्म हो चुका है। 19 के ई में था देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ये जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, बस सकते हैं। 19 का ई कहता है। और 19 को जी है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेद था आपका था पॉलिटी का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय परिषद कहाँ है? तो पश्चिमी आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। दिल्ली आपका हो गया उत्तरी बोलेगा तो दिल्ली है। इलाहाबाद हो गया मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। मुंबई हो गया पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। चेन्नई हो गया आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, पॉलिटी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं। जैसे पहला चीज़ जानिए कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, भारतीय जो नागरिकता संविधान जो आया है, नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 से लागू हुआ है। 1955 के अनुसार, 1955 के अनुसार जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। क्या था नागरिकता? जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वही व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। अपवाद में राजनयिक बच्चे और विदेशियों के बच्चों को छोड़ करके। ठीक है, जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 को या उससे के बाद हुआ है, उसके पहले हुआ है, वही भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है कि वंश परंपरा के आधार पर। तो वंश परंपरा क्या है भाई? तो भारत के बाहर या अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक नागरिक भारत का होगा तभी माना जाएगा। नोट में करके आप लिख सकते हैं कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। नागरिक संशोधन अधिनियम कितना के तहत है? 1992 के तहत। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सेकेंड, 14 पहले क्वेश्चन 13 14। कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? अब आ जाइए, बायोलॉजी में आपका चला है, आपका जो है पॉलिटी खत्म हो चुका, बायोलॉजी में आइए। कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? तो कुत्ता का गुणसूत्र आपका होता है 78। कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? 78 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 80 बोलेगा तो कबूतर। एक बार हम सबका डिटेल में लिखा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बोलेगा पहले एस्केरिस, सबसे कम इसी का होता है एस्केरिस का गुणसूत्र कितना होता है? 2। बोलेगा मच्छर का गुणसूत्र होता है 6। बोलेगा घरेलू मक्खी गुणसूत्र कितना होता है? 12। बोलेगा मटर का गुणसूत्र होता है 14। बोलेगा प्याज का गुणसूत्र कितना होता है? 16। बोलेगा मक्का का गुणसूत्र कितना होता है? 20। बोलेगा टमाटर का गुणसूत्र कितना होता है? टमाटर का गुणसूत्र होता है 24। बोला मेढक का गुणसूत्र कितना होता है? 26। कुछ और भी है, जैसे नींबू हो गया 18 या 36। ठीक है, बिल्ली बोलेगा, बिल्ली का गुणसूत्र तो 38। ठीक है, चूहा का गुणसूत्र कितना होता है? 40। पूछा जाएगा आपसे गेहूं का गुणसूत्र कितना होता है? 42। चूहा का भी 42 होता है, गेहूं का भी 42 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद खरगोश हो गया 44। खरगोश का गुणसूत्र कितना होता है? 44। मनुष्य का बोलेगा तो इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य का याद रखिएगा 46। आलू का गुणसूत्र पूछे तो आलू का गुणसूत्र 48 होता है। चिंपैंजी का भी 48 होता है। आलू और चिंपैंजी दोनों का 48। घोड़ा का पूछा जाए आपसे, घोड़ा का गुणसूत्र कितना होता है? तो 64 होता है। कुत्ता का 78 होता है और कबूतर का 80 होता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो टेरिडोफाइट का होता है। टेरिडोफाइट, ये जरूर लिखिएगा आप। टेरिडोफाइट 1300 से लेकर 1600 के बीच में इसका गुणसूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन किस शैवाल से मिलता है? तो क्लोरेला नामक शैवाल को जो है अंतरिक्ष यान के केबिन में
के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, संचय ऑक्सीजन जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्लोरेला। अब थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा जो है यह वनस्पति जाति का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, इस समूह के पौधे का शरीर जो है सुकाय होता है। अर्थात इस सुकाय का मतलब क्या है? तो वह पौधे जो जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं हो पाते हैं, ठीक ना, वो थैलोफाइटा समूह में आता है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कवक। कवक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान में रखिएगा, हम नोट डाउन करवा देते हैं। कवक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। सबसे पहला चीज़, कवक। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? तो कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कवक जो है पर्णहरित या पर्णहरित रहित जो है संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा समूह, यानी मशरूम क्या है? पूछ देगा कि मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। ठीक है, या कवक नहीं दे के फंगी दे देगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। बोलेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। बोलेगा कि सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए एफला एक और ध्यान नोट करके लिखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है कि एफला नामक 20 कवक से बनते हैं। एफला नामक जो 20 बनता है कहाँ से बनते हैं? कवक से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि गन्ना में लाल रंग जो है किस कारण से होता है? तो गन्ना में लाल अपक्षय जो रोग होता है वो कोलेस्ट्राइटम जो है फाइलेक्टम के कारण होता है। कोलेस्ट्राइटम फाइलेक्टम के कारण होता है। ठीक है, बोलेगा कि गंजापन जो बाल जुड़ जाता है, गंजापन किसके कारण होता है? तो टीनिया केपिटिस के कारण होता है। टीनिया केपिटिस के कारण होता है गंजापन। बोलेगा पेडिस किसके कारण होता है? पेडिस नामक जो रोग जो है किसके कारण होता है? टीनिया केपिटिस एक ही नाम था, ये 2 बार लिखा गया है। कुछ और भी हम लिखवा देते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप नोट डाउन कर, जैसे दम्मा नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो एस्परजिलिस जो है फ्यूगमेट्स एथलीट फुट बोलेगा, एथलीट फुट खूब पूछता है एग्जाम में। टीनिया पेडिस के कारण होता है। पूछेगा खाज नामक जो है रोग किस कवक के कारण होता है? तो एकेरस जो है स्केबीज। गंजापन आपका जन ही क्या है सर? कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे सरसों का सफ़ेद होना। सरसों जो जिसमें रोग लग जाता है, सरसों का सफ़ेद जो हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद रोग, या गेहूं का ढीलापन या गेहूं का किड्डू रोग या आलू के अंगमारी रोग या गन्ने के लाल रोग, ये सब जो है, या फिर मूंगफली का बोलेगा टिक्का रोग। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार क्या क्या है। तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला रोग या किट्टू रोग। ठीक है, आलू का अंगमारी, आलू में जो है अंगमारी जो रोग होता है। गन्ने में जो है गन्ने का लाल रोग। मूंगफली का टिक्का रोग। आलू का मस्सा रोग, आलू में एक और भी रोग होता है मस्सा। ठीक है, धान में एक और रोग होता है भूरी अर्धचित्ती या आलू का पछेला अंगमारी। ये सब जो है किसके कारण होता है? ये सब जो है कवक से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर। सबसे ऊंचा नगर, आवाज़ ये विविध में, आपका बायोलॉजी खत्म हो चुका है, विविध में आइए। सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? बेनचुआन आपका तिब्बत में पड़ता है। बेनचुआन पड़ता है कहाँ है? तिब्बत में है। सबसे ऊंचा नगर बेनचुआन कहाँ है? तो तिब्बत में है। ठीक है,
बी नंबर ऑप्शन में है गोट हार्ट। गोट हार्ट क्या है बताइए? तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग, सबसे बड़ी जो है दुनिया की रेल सुरंग, रेल सुरंग कौन सा है? गोट हार्ट है। कौन सा है? गोट हार्ट। इसका लंबाई कितना? 57.09 किलोमीटर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? गोट हार्ट। तो गोट हार्ट आपका है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मनाली में क्या है? सी नंबर ऑप्शन आपका मनाली है, ठीक है। तो मनाली में क्या है? लेह मनाली में सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंची सड़क आपका लेह मनाली में है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा बताइए? सबसे चौड़ा जलप्रपात आपका खोन जलप्रपात है। कौन सा है? खोन जलप्रपात आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कहाँ है? लाओस में है, लाओस में है। कहाँ है? लाओस में। कहाँ है? लाओस में है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है लेंगो। लेंगो जो है सबसे बड़ा लैगून है, ये सबसे बड़ा लैगून है, लैगून मतलब झील, सबसे बड़ा लेगुआ जो है सबसे बड़ा लैगून कहाँ है? ये तो ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। डेविस सबसे बड़ा जल डमरू मध है, जल डमरू मध है, जल डमरू मध है, ठीक है। और टिटिकाका क्या है? तो सबसे बड़ा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बताइए? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बोलेगा तो राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। मेडीरा बोलेगा तो सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी आपका मेडीरा है। कोरेम्बेल क्या है बताइए? कोरेम्बेल, क्रोम्बेल जो है एक धारा है, क्रोम्बेल, क्रोम्बेल, ठीक है, धारा है। क्या है? अंतःसागरीय धारा है, सबसे बड़ा अंतःसागरीय धारा जो है क्रोम्बेल है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कह रहा असत्य क्या है, ठीक है, असत्य को पहचानना है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी है, बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान पशु जो है चिंपांजी है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क है, सही है, वुड बफेलो नेशनल पार्क है। सी नंबर ऑप्शन है कि सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम स्टॉकहोम स्टेडियम है, यही गलत आपका जवाब है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम स्टॉकहोम स्टेडियम नहीं है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका जो है सुपर डोम लुसियाना स्टेडियम है, ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा सुपर डोम जो है, सुपर डोम लुसियाना स्टेडियम है। सुपर डोम लुसियाना स्टेडियम में कहाँ है? यूएसए में। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बोलेगा तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ही है। और ये तो दिया हुआ ऑप्शन में आप स्टॉकहोम स्टेडियम, तो स्टॉकहोम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो चेक गणराज्य में है, ठीक है। और सबसे ठंडा प्रदेश जो है बोस्टॉल है, सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टॉल है। कुछ विविध से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम एक बार रिपीट करवा देते हैं, आप लोग ध्यान से जो है सुन लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें कुछ पूछेगा, सबसे बड़ा महाद्वीप सब लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर, ये भी जानते हैं। गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी जानते हैं। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में बोलेगा तो, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में बोलेगा तो लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश बोले तो रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण। सबसे छोटा देश बोलेगा क्षेत्रफल में तो वेटिकन सिटी। तो कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है और हम रिपीट करवा रहे हैं, फिर एक बार और लेसन खत्म होगा तो आपको पूरी तरह से जो है रिवीजन हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा पक्षी, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमिंग बर्ड। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर, ये सब चीज़ पूछता है। दुनिया की सबसे छोटी नदी पूछता है डी नदी, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बढ़िया है। जैसे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, 1336 किलोमीटर उसका लंबाई है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पूछा है तो माउंट जो है कोटोपैक्स इक्वाडोर है। सबसे विशाल ज्वालामुखी पूछा तो मौना लोआ हवाई द्वीप में है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम लोग साथ चलेंगे, आज हम लोग का चौथा क्लास है। इसी तरह से हम लोग को 26 क्लास अभी और करना है, तब जो कि हम लोग का पूरा जो है लूसेंट एक बार समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद फिर से हम लोग जो है स्पीडी साइंस और आर्ट्स जो है हम लोग शुरू कर देंगे। तो आप लोग को टेंशन नहीं लिया, विधवार उससे जो है आप लोग पढ़ करके आइए, मेहनत आपका ही रहेगा और मेरा डिस्कशन रहेगा, तो दोनों साथ मिलकर जो हम लोग ख़त्म कर देंगे। कोई यदि कमी है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं,
बाकी इंसेप्शन कोचिंग सेंटर आप सभी छात्रों के साथ साथ है। जो एग्ज़ाम का डेट अभी एनटीपीसी आ गया है, आप लोग जो है 100% अपना एग्ज़ाम में दीजिए, ठीक है। अब जो है क्षण ख़त्म हो गया है, अब रिवीजन करने का समय आ गया। जो पढ़ा हुआ पहले से है उसको रिवीजन करिए, मात्र 1 महीने का समय बचा है। और जस्ट ही जो है इसके लगे हुए 10 से 15 दिन के बाद जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम संभावित है कि इसका स्टार्ट होना तय है। यानी मैक्सिमम टाइम आपके पास 2 से 3 महीना है, और उसमें आपका आर्ट्स का रोल अदा ज़रूर होगा, तो आर्ट्स आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लूसेंट आपका अहम भूमिका वहाँ पे निभाएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, गुड नाइट।